सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। अब फटाफट से एनसीईआरटी के अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा है और इसको कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हालांकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। और एक और चीज़ जो आपके पास आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तीनों चीज़ें दिखने में आपको सिमिलर लगेंगी, बट अगर मैं सच बताऊं तो सारे ही अलग हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अलग है। कई जगह पर आप लोगों को देखा जाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम सेम ले लो, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इनमें भी अंतर होता है, बट हम लोग इस इफेक्ट को जनरली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कैसे होता है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। सिर्फ चाहत है, अभी मतलब दम नहीं है अभी, पर चाहत है। चाहत तो किसी को भी पाने की हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रॉन को पाने की जो चाहत है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा आप लोगों की नेगेटिव ही रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, नेगेटिव ही रहने वाली है। यानी कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी नेगेटिव रहेगी, ऊपर से नीचे जाओगे तब भी नेगेटिव रहेगी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वाले वर्ड्स में थोड़ा सा फेर हो जाएगा, फेर बदल होगा। कैसे, जब आप कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप बोलना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो रही है, और जब आप कहोगे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आप बोलना लेस नेगेटिव हो रही है, पर बोलोगे नेगेटिव ही। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेंड फेर बदल कैसे करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या इस चीज को समझने की। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, नोबल गैस को छोड़ देना, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स ये चाहत कर रहे होते हैं कि काश ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए, कि काश ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए। अब वो इलेक्ट्रॉन को इस शेल में लाने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जरा याद करना, कुछ उल्टा नहीं लग रहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती थी निकालने के लिए, अब आप उल्टा कर रहे हो, कुछ एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दे आर कंप्लीटली रिवर्स प्रोसेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास दो उल्टे प्रोसेस हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान सुनना, पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी मिल सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकती है। जब मैंने शुरुआत करी लेक्चर की अभी 2-4 मिनट पहले, तब मैंने कहा मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव रखना, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। हाँ, ज़्यादातर केस में नेगेटिव रहेगी, पर देखते हैं अंतर कहाँ पर और कैसे कैसे आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक नॉर्मल एलिमेंट, लेट्स से क्लोरीन ले लेता हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 287, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, 288 हो जाएंगे। तो जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेकर आते हो तो इस समय पर जो आपको एनर्जी रिलीज यहाँ पे देखी जाती है वो देखी जाती है -349 किलो जूल पर मोल। यानी कि क्लोरीन के लिए जब आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हो तो उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन देखी गई हमारे पास, ई की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू -349। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितनी थी, -349। अब बेटा एक चीज को ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोगों के पास दो टर्म आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हालांकि आप लोगों के लेवल पर ये दोनों चीजें सेम बता रखी हैं, बट ये सेम नहीं है, और एनसीईआरटी भी साफ साफ कहती है कि इन दोनों में अंतर होता है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो ये सारी चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जब टेम्परेचर, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक गैस, ये सारी चीजें आप कंसीडर में रखते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और
आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक रिलेशन होता है जो कि होता है -AE -5/2R/T, जहां पर आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है। ये आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल नीचे दे रखा है, सबसे लास्ट में छोटे छोटे अक्षरों में। तो उसने बोल रखा है जब ये कंडीशन हम लोग अगर नेगलेक्ट कर देते हैं उस केस में हमारे पास EgAe के बराबर होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है 5/2RT के लिए, जब मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैस ये क्या होती है, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तब और डिटेल में जानेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारे पास है वो ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड, हाँ ये बता रहा हूँ सेम है। बस यहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशंस आ जाते हैं उस समय पर जो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से होंगे। और जो नॉर्मल कंडीशंस में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी आसपास के टेम्परेचर स्टैंडर्ड एसटीपी पे, वो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आएगा। लेकिन इनमें रिलेशन ये होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब आते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन था उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने कितनी बताई, 349, ठीक है। अब बेटा ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू माइनस की है, पर हम लोग लिखते हैं इसको प्लस है कि भैया 349 किलोजूल पर मोल है। ये कॉन्ट्रारी है टू द साइन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स आपसे कहता है जहां पे भी हीट रिलीज होगी उसे नेगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो उल्टा ही चलते हैं। लेकिन फिर -Eg लगा देते हैं इसमें, जैसे Eg = -AE ले लेते हैं, तो माइनस माइनस ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोल देंगे, प्लस का 349। तो इतना रिलीज हुआ है ऐसे बोल देते हैं। इतना डिटेल में अभी मत खोइए, आराम से आके दूसरी चीज समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव दिख रही है आपको साफ साफ क्लोरीन के लिए, लेकिन ऐसा करता हूं कि मैं आप लोगों को नियॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करता हूं। तो नियॉन के लिए 2,8 यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे को डालना है इसके ऊपर, यही तो कहानी है बेटा। जब एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इस शेल में तो ऐड नहीं हो सकता भाई, क्लोरीन का तो 287 था तो 7 था, एक जगह खाली थी। नियॉन के केस में तो कुछ खाली है नहीं भैया, वो तो अपना मामला सेट करके बैठा हुआ है, ना मुझे किसी की जरूरत, ना मेरे लिए कोई ना मैं किसी को कुछ दूंगा। कोई एक बाहर से कह रहा है कि भैया हम आ जाएं तेरे पास, नहीं जरूरत ही नहीं है भैया मुझे, भैया प्लीज नो प्लीज। क्यों? क्योंकि भैया अगर यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इस शेल में तो पक्का नहीं जा सकता, और इस शेल में अगर नहीं आ सकता तो ये इलेक्ट्रॉन पक्का भी नेक्स्ट शेल में जाएगा, और इस शेल में ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोअर्जिक, ये वाले केस में क्या था, एक्सोअर्जिक। हीट रिलीज हुई है बेसिकली, लेकिन इस केस में क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ नोबल गैस वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाता है, हायर शेल में जा रहा है ना। ये वाली शेल तो फुलफिल्ड थी, इसीलिए नॉर्मल केस में जो नोबल गैस हैं ग्रुप 18 वाले, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव पाई जाती है। यही रीजन है, आपसे पूछा जाता है कि क्यों इनकी पॉजिटिव पाई जाती है नोबल गैस की, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉन आता है वो अगले शेल में जाता है, उस शेल में तो है ही नहीं ना। जब अगले शेल में जाएगा इसलिए क्या पाया जाता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव पाया जाता है। नेक्स्ट, जिस तरीके से आप लोगों ने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, ऐसे ही यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। लेकिन याद रखना ये चीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया है, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, वो अधिकतर केस में पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करते हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑलरेडी अंदर है ये वाला, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो आपने उसमें ऐड कर दिया है। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन और चाह रहे हो कि बाहर से ऐड करोगे, तो इन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और इस रिपल्सिव फोर्स को आपको करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसीलिए आपके पास जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है तो भी आपके पास वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। कहने का मतलब कुछ ऐसा समझिए कि अगर O से O नेगेटिव गए हैं तो इसकी वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव आएगी, लेकिन
अगर आप O नेगेटिव से O2 नेगेटिव जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस है। तो पॉजिटिव कब कब आती है, एक तो नोबल गैस के लिए पॉजिटिव आती है, क्योंकि नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आता है, अगले शेल में चला जाता है। और दूसरे केस में हमारे पास सक्सेसिव में पॉजिटिव आती है, क्यों, क्योंकि उसको ओवरकम करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन का केस। ट्रेंड तो ये देखा गया है कि जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव पाई जाती है, और ऊपर से नीचे हमारे पास लेस नेगेटिव पाई जाती है। लेकिन केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ एक्सेप्शन, तो यहां पर भी आपको एक एक्सेप्शन मिलने वाला है, और वह एक्सेप्शन क्या है अब समझ लीजिए। एक्चुअल में अगर मैं लिखता हूं यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन फॉस्फोरस, अगर ये आप देख पा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, और ऊपर से नीचे जाते समय लेस नेगेटिव होती है। इसका मतलब ज़्यादा नेगेटिव इसकी होनी चाहिए और कम नेगेटिव इसकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की पाई जाती है। ऐसा क्यों, ये भी अभी देखेंगे। वैल्यूज एग्जैक्ट डेटा तो मेरे को याद नहीं है, 380 349 क्लोरीन का याद है, 328 भी हो सकता है, 380 या 328 का है। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो 148 माइनस का, और ये वैल्यू हमारे पास रहती है 200 माइनस। इसकी बात करूंगा तो भैया इसमें रहता है +31 और -74। देखो ये केस और आया है प्लस वाला, जो हमारा नाइट्रोजन है इस केस में भी प्लस वाला आ रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाह रहा है इसके पास। ऐसा क्यों, याद कर सकते हैं? नहीं सर हम नहीं कर सकते, मैं याद करा देता हूँ। बेटा नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड होता है जो कि स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाहता। जब नहीं देना चाहेगा तो उस वैल्यू को भी हम लोग किस में रखेंगे, पॉजिटिव। यही तो कहानी हो रही थी, नियॉन वाला भी आने कहाँ देना चाह रहा था, तुम जबरदस्ती कर रहे थे इसलिए पॉजिटिव कह दिए, भाई तेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव। बट मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को ऐसा क्यों दिख रहा है कि ऊपर से जाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव हो रही है ऐसे केस में, और क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो कर रहा है। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों को ऐसे देना पड़ेगा। फ्लोरीन बेचारा छोटू सा है, कैसा है, छोटू सा है। फ्लोरीन का साइज इत्तू सा था, फ्लोरीन कभी इत्तू सा था। जब हमारे पास फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन थे और 8वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से वो कहेगा हट जा यार ये मेरी जगह है, वो कहेगा नहीं ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह। जगह तो बहुत ही कम है ना बेचारों के पास, जगह ज़्यादा है नहीं, तो वो बहुत अच्छे से उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कमरा क्या है, थोड़ा छोटा है। लेकिन जब हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में तो आपको पता है शेल बढ़ जाती है, यानी कि कमरे का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपके पास कमरे का साइज बड़ा हो गया, ये कहानी हो जाएगी आपके पास क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8वां आएगा वो कहेगा भाई इस जगह पर मैं बैठूंगा, क्या बैठ जा, क्या दिक्कत है, बैठ जा। तो वो आराम से उसको एकोमोडेट कर लेता है, और इसीलिए ऐसा पाया जाता है कि हमारे पास क्लोरीन की वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा होती है। सेम केस ऑक्सीजन और सल्फर का, इसमें भी इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज, यही केस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक एनसीईआरटी से खत्म होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which is the least negative gain enthalpy? तो देखो बेटा मोस्ट में आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं P, S, Cl और F। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है, क्लोरीन की। ये तो मैं आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास सबसे मैक्सिमम किसकी है, क्लोरीन की। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब कहानी आती है इन तीनों में से किसकी होगी। अब आप देखना जरा, हमारे पास इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी, फ्लोरीन और सल्फर की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या है, फ्लोरीन की दूसरे नंबर पर।
कहानी है फास्फोरस और सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी। तो डेटा तो मैंने आपको दे दिया है, तो वैसे भी याद रखोगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ती है, तो सल्फर की ज्यादा होगी और फास्फोरस की सबसे कम होगी। ठीक है, और मैंने डेटा भी आपको मेंशन कर दिया है। तो यही आपके पास आंसर था, और इसको 3p ऑर्बिटल वगैरह के साथ आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रखा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखना बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक बहुत बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो चाहत थी उस इलेक्ट्रॉन को पाने की, लेकिन जब किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना तो वो चीज तुम्हारे पास आ जाती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो भी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, यानी कि जब वो नॉर्मल स्टेट है, सिर्फ एक सिंगल स्टेट में, यानी कि जैसे Cl सिर्फ Cl है तब, कंबाइंड स्टेट में नहीं जब Cl किसी के साथ कंबाइन है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तभी लागू होगी जब आपके पास सिंगल रहेगा और वो टेंडेंसी है, वो चाहता है कि मेरे पास आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच कर ले आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास एबिलिटी है, तो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास इसका ऑर्डर लगभग यही रहता है जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, क्योंकि वो किसी को भी आराम से खींच सकता है। तो भैया आपके पास वैसे तो जो ऑर्डर है वो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, FON, फोन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो मैंने आपको डेफिनेशन दी उसके हिसाब से चीज़ों को समझना ठीक था, लेकिन जब हमारे पास साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे स्केल बताए थे। एल्फ्रेड साहब ने, एलर्ड रोशो करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग स्केल बताया था। पॉलिंग साहब ने अलग स्केल बताया था। मुलिकन ने अलग स्केल बताया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापने के लिए सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग स्केल बताए थे, लेकिन सबसे वाइडली एक्सेप्टेड स्केल कौन सा है हमारे पास? पॉलिंग साहब का है। और पॉलिंग साहब के स्केल के हिसाब से हमारे पास फ्लोरीन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिल गई है वो 4 दे दी गई है, और ऑक्सीजन को 3.5, नाइट्रोजन को 3, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, यानी कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा आसानी से हमारे पास खींच लेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है? फ्लोरीन। और अगर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास साइज छोटा हो रहा है। बेसिकली ऐसे भी आ जाता है जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। तो ये आप लोगों के पास एक ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ये ऊपर से नीचे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इससे ज़्यादा इन्होंने नहीं दे रखा कुछ, लेकिन अभी जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं दे शो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे वो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेंगे। अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, आपके किताब में ये वाली जो एरोज दे रखे हैं, इन एरोज को ध्यान से देखेंगे तो इन एरोज में सारा समरी जो अब तक हमने पढ़ा है वो चीज़ दे रखी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एरो में दे रखा है, इसको आपको एरो की मदद से ही समझना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक दो चीज़ें और जो दिमाग में रखनी है वो क्या है? एक है एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। बेटा
याद रखना जितने भी आपके पास मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक पाए जाते हैं, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो हमारे पास OH वगैरह रिलीज करते हैं। मेटल्स हमारे पास जनरली लेफ्ट में होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे पास राइट में होते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसी चीज का बढ़ जाएगा। और ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टेबिलिटी की, तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज टुवर्ड्स राइट, मतलब बेसिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हालांकि मेटल्स आपके पास इधर ही, बट स्टेबिलिटी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। और रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास छोटे मोटे ट्रेंड्स हैं जो आप लोगों को पता रहने चाहिए। अब जो अगला इसी के ऊपर छोटी चीज आती है वो आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, वैलेंसी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन ये भी आप याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, वैलेंसी के केस में अलग केस हो जाता है बेटा। वैलेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा याद रखना हाइड्राइड्स के लिए जब भी कोई कंपाउंड्स हाइड्राइड्स बनाएंगे तो इनके लिए वैलेंसी पहले तो बढ़ती है 1 2 3 4, पहले बढ़ती है 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं यही चीज ऑक्साइड के लिए बोलूंगा तो 1 से लेकर 7 तक कॉन्टिन्यूअसली बढ़ जाती है। तो दिस इज हाउ आप लोग वैलेंसी को तो समझ में आ गया कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या है, अलग तरीके से डिफाइन करी जाती है कि हाइड्राइड्स के साथ हमारे पास इस तरीके से बढ़ती है और ऑक्साइड के पास हमारे पास जनरली रेगुलरली इंक्रीज होती है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलती है कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप्स। डायगोनल मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से जैसे ही बनेंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा ऐसा देखा गया है, ध्यान सुनना, कि ये वाला जो एलिमेंट है, जैसे ये मान के चल लीजिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है ना, इधर लिथियम है, राइट, इधर बेरिलियम था और इधर मैग्नीशियम था। ऐसा देखा गया है कि ये लिथियम और मैग्नीशियम आपस में कुछ रिलेशनशिप दिखाते हैं। और इस रिलेशनशिप का वजह क्या रहती है, एक तो चार्ज टू मास रेशियो लगभग बराबर आता है और दूसरा इनका साइज भी लगभग सेम ही देखा गया। तो ग्रुप फर्स्ट का पहला एलिमेंट ग्रुप सेकंड के दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ सिमिलर रिलेशनशिप दिखाता है, जैसे कि Li और Mg। ऐसे ही आपके पास Be और Al में आ जाएगा, बोरॉन और एल्यूमिनियम आएगा ना इसमें, तो Be और Al आपके पास कुछ ऐसी सिमिलर रिलेशनशिप दिखा रहे होंगे। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल, क्योंकि आपको देखो ना डायगोनली रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, तो भैया जो रिलेशनशिप अच्छी निभेगी वो किस में निभेगी, डायगोनल जब बैठोगे, मतलब डायगोनल जब बैठे होंगे एलिमेंट्स, वहां के केस में रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती हैं। और एक जो टॉपिक आपका रह गया लास्ट, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब देखिए बेटा एनामोलस क्या होता है, एनामोलस होता है बाकी सबसे कुछ अलग, यानी कि फैमिली तो वही है पर उस फैमिली में भी आपकी प्रॉपर्टी बाकी और एलिमेंट के मुकाबले अलग है। ऐसा क्यों होता है, आइए इस चीज को समझ लेते हैं। एनामोलस का मतलब आपको मैंने बता दिया है, पर कॉन्सेप्ट वाइज अगर यहाँ पर देखते हैं तो कुछ ऐसे समझिए कि जो आप लोगों के पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इवन नियॉन भी चल जाएगा। होता क्या है कि ये वाले जो आप लोगों के एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो उस रेस्पेक्टिव ग्रुप के हैं, ये अपने बाकी सभी एलिमेंट से थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ऐसा क्यों, एक तो इनके छोटे साइज की वजह से। सबसे पहला रीजन क्या आएगा,
ड्यू टू स्मॉलर इन साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है। हाई मतलब ऑब्वियसली जैसे लिथियम वैसे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव में आता है, बट कंपैरिजन तो अगर इनके करेंगे तो इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना। इनके रेस्पेक्टिव फैमिली मेंबर्स जो कि इनके नीचे आएंगे, उनके मुकाबले इनका साइज छोटा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के बाकी जितने भी, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है और बेरिलियम है सेकेंड ग्रुप में, इनके बाकी के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये आयनिक रेडियस बनाते हैं। पर ये दोनों जो बैठे हुए हैं साहब, ये कहते हैं हम तो कोवेलेंट बनाएंगे, उखाड़ना है उखाड़ लो कुछ, तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर, यानी कि अपने ही बाकी फैमिली से कुछ अलग प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिव ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट शो करते हैं, और उस बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेलस बिहेवियर। तो यहीं पर आपके पास दिखा रखा है, जैसे कि इसने बोल रखा है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बोरॉन फैमिली इसकी 4 है, बट नीचे वाले की 6 हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आता है, एक और एक्स्ट्रा डी ब्लॉक भी आ जाता है। नेक्स्ट जो आपको चीज देखने को मिलती है कि इनके पास जैसे मान के चलो डी तो है ही नहीं ना ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड में तो कभी डी तो आ ही नहीं सकता, 3D में आएगा जब थर्ड सब शेल में जाएंगे, थर्ड शेल में जाएंगे। तो इनके पास जो बॉन्डिंग होती है, मैंने आपको पी में भी 3 ऑर्बिटल बताई थी, px, py, pz, राइट। तो यहाँ पर क्या होती है, जनरली जो बॉन्डिंग देखी जाती है वो p पाई बॉन्डिंग देखी जाती है, क्योंकि जो नीचे p मतलब px और py मान लो, py p मतलब p और p के बीच में बॉन्डिंग होती है। लेकिन जो इसके नीचे आते हैं वो pd भी बना सकते हैं, d और d भी बना सकते हैं, लेकिन इनके पास d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, पाई छोड़ दो, pp बॉन्डिंग बनाते हैं p से, क्योंकि इनके पास d तो है ही नहीं। तो बेटा ये हमारे पास p और p के बीच में अपना बॉन्ड बनाएंगे, जहाँ पे हमारे पास इसके नीचे वाले एलिमेंट आ जाएंगे, उनके पास d ऑर्बिटल भी आ जाएगा, तो हमारे पास वो p और d बना सकते हैं, dd भी बना सकते हैं, उनका ऑरा थोड़ा सा खुल जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये चैप्टर S और P ब्लॉक का है। मेटेलिक कैरेक्टर, हाँ एक चीज़ और है छोटी सी कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, मैंने आपको एसिडिक और बेसिक बता दिया। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दोनों दिखा सकते हैं, यानी कि एसिडिक भी दिखा सकते हैं और बेसिक भी दिखा सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। आपका एग्जाम्पल नंबर 3.10 यहाँ पे कह रखा है कि शो दैट केमिकल रिएक्शन Na2O, आप बताइए किस तरीके से बेसिक है और Cl2O7 किस तरीके से एसिडिक है। तो Na2O को पहले H2O के साथ रिएक्ट करा देना, बेस निकल गया, और आप Cl2O7 को पानी के साथ रिएक्ट करना, HClO4 पर क्लोरेट एसिड। तो ये भी बहुत अच्छा एसिड है। ग्लेशियल स्ट्रेंथ से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ नापते हैं, उसमें HClO4 बहुत अच्छा एसिड देखा जाता है। ग्लेशियल एसिडिक स्ट्रेंथ, ग्लेशियल एसिडिक स्ट्रेंथ इससे नापा जाता है बेटा किसी भी चीज़ की एसिडिटी कितनी है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये चैप्टर आप लोगों के पास लगभग इतना ही कहता है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल, सुनिए आप यहाँ पर एक क्लास लाइन दे रखी है, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट बढ़ जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हम लोग जब डी एंड एफ पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहाँ पर बहुत डिटेल में आराम से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। डी ब्लॉक वाला केस थोड़ा सा उल्टा आता है। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इसमें एक छोटा सा रिवर्स ऑर्डर पाया जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर हमारे पास क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर ट्रांजिशन मेटल केस में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये सारे रोल हमारे पास वहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ऐसी रिवर्स ट्रेंड देखी जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 का समापन हो जाता है, और आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री का नया चैप्टर हमारा कौन सा चलेगा, चैप्टर नंबर 4 ही चलेगा, ऑब्वियसली बात है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कौन सा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने के लिए एक छोटी सी शायरी पेश कर रहे हैं, इरशाद करें, अर्ज करता हूँ, अच्छा सुन तो लो। चाहत थी उसको पाने की, चाहत थी उसको पाने की, वो ना हो सकी पूरी, चाहत थी उसको पाने की, वो ना हो सकी पूरी,
कम वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकल गई, कम वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकल गई। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो आज ना होती ये दूरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भैया कुल मिला के दूरी रखनी चाहिए। तो चाहत जो है वो कब है? जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सिर्फ चाहत थी ना, क्योंकि उसको सिर्फ चाहत थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो पास ही आ जाती ना। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पास आएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चाहत रखेगा। थैंक यू सो मच। ऐसी शायरियाँ आपको बोरिंग वाली और मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।